हमारे साथ पहली बार बैठ रहे हैं चुनाव जीतने के बाद। वेलकम टू टाइम्स नेटवर्क। और आपने बड़े दिनों के बाद कांग्रेस का जीत का जो ड्राउट था उसको तोड़ा, इसके लिए आपको बधाई भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुखू जी, ये अभी आपकी पार्टी ने हिमाचल का इलेक्शन जीता, लेकिन एक लोगों का ये कहना ये है कि एक तो नंबर्स ऐसे हैं शायद, या लोगों का कहना है कि सरकार तो कांग्रेस ने बना ली है पर चला पाना मुश्किल होगा। ऐसा क्यों कह रही है सर जनता? ऐसे क्यों कह रहे हैं लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, 11 दिसंबर को मैंने मुख्यमंत्री जी की रूप में शपथ ली और 1 महीने तक हमने कैबिनेट नहीं बनाई। अगर कोई ऐसी विडंबना होती तो 1 महीने का समय दिया था कि आप ले जाओ। कई लोग मंत्री बनना चाहते थे, कई लोग मंत्री का लालच में जा सकते थे। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में मजबूत है। वो ना धन से बिकने वाली है, ना लोभ से बिकने वाली है। पद का लोभ भी उनको नहीं खरीद सकता। अब 4 महीने हो गए हैं। अब 4 महीने के बाद हम अपना बजट लेके आए हैं। इस प्रकार की कल्पना इसलिए भी की जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मॉडस ऑपरेंडी रही है, जैसे गोवा में रही है, महाराष्ट्र में रही है या और राज्यों में रही है, जहां ये समझते हैं कि हम एमएलओ को तोड़कर फिर उनको इस्तीफा करवाकर हम दोबारा से चुनाव करवाए, जैसे मध्य प्रदेश में रही है। तो हिमाचल में ऐसी स्थिति नहीं है। हिमाचल में जो पार्टी छोड़कर जाता है, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा पार्टी में चुनाव जीत कर आता है। ऐसी पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। एक तो ये बात है, अभी आप दिल्ली में थे, आपने कहा कि जो एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई, और ये आपकी नहीं, तमाम विपक्ष की कंप्लेंट है कि अभी विपक्ष ने बड़ा मार्च किया एक ईडी के तरफ संसद के सत्र के दौरान, कि उनको इस्तेमाल करके भी सरकारों को गिराने की कोशिश रहती है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा आरोप है विपक्ष का। और वो भी जो है, आपने कहा वहां दिल्ली में कि वो एक सरकारी डिपार्टमेंट बन गई है। देखिए, जो ईडी वाली बात है, ये चुनावी हथियार हो गया है। डिपार्टमेंट तो नहीं में कोई चुनावी हथियार होंगे। और चुनाव जीतने के लिए जो साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाती है, उस नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं या चुनावों का समय आना होता है 6 महीने पहले, 1 साल, उसमें ईडी सक्रिय हो जाती है। या किसी राज्य में सरकार गिरानी होती है, उसमें ईडी और इनकम टैक्स सक्रिय हो जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से या डरा कर या समझा कर या किसी और तरीके से सरकार गिराने के लिए ये एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होते हैं। कई जगह, जिस राज्यों में कई जगह चुनाव होने हैं, उन राज्यों में ईडी एक राजनीतिक हथियार है। जैसे हम रैलियां करते हैं, उस रूप में भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले किसी तीर को अपनी कमान से निकालती है, तो वो ईडी का हथियार है, जो चुनावों के 4 महीने पहले उस राज्य में दबाव डालकर कि डराया जाए और उसके बाद फिर वो अपनी अगले की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये आपका कहना है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो ईडी है उसका धन्यवाद देना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि कम से कम ईडी ने सारे विपक्ष को एक साथ एकजुट कर दिया। संसद में कहा उन्होंने। नहीं, वो मैं उनके बयान पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वो बयान सुना भी नहीं है। लेकिन चुनावों के समय ऐसे हथियार चलते हैं और उसका कांग्रेस पार्टी ने कभी सदुपयोग नहीं किया, पर भारतीय जनता पार्टी इन हथियारों का सदुपयोग कर रही है राजनीतिक चालों के रूप में। अच्छा, अब बात करते हैं हिमाचल की। आपने अभी 2-3 बड़े कदम यहाँ पे उठाए हैं जिनकी बाहर भी चर्चा हो रही है, और आने वाले टाइम में शायद बाकी देश उसको एम्यूलेट भी करे, उनको फॉलो भी करे। आपने एक ग्रीन सब्सिडी बहुत बड़े पैमाने पे अनाउंस करी है। यहाँ तक कि आपने कहा है कि 50 लाख रुपए तक अगर कोई ग्रीन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश उसको सब्सिडाइज करेगी। क्या आइडिया है सुखू जी उसके पीछे? देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ की वायु स्वच्छ है। तो हिमाचल में हमने आगे कैसे बढ़ना है, इस बजट में उस दृष्टिकोण का दर्शाया गया। हमारा ये मानना है कि हमें अपने वातावरण के हिसाब से, अपनी देव संस्कृति के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। इस दृष्टि से हमने कहा कि हम 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करेंगे। और पहला मेरा बजट, अभी 3 महीने मुझे मुख्यमंत्री बने हुए है
तो इस बजट में मैंने ये दिखाने ये चाहा है कि हम आज से ही ये सोच बनाएं कि हमें जो डीजल है, फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियां हैं जो कार्बन ज़्यादा पैदा करते हैं, उनको त्याग करना है। और हमने एक नीति बनाई। सबसे पहले हिंदुस्तान का पहला विभाग हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तब्दील कर दिया। उसके बाद हमने एक सोची समझी नीति के तहत बजट में 6 ग्रीन कॉरिडोर डिक्लेयर कर दिए जहां हमारे चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। और चार्जिंग स्टेशन बनने के बाद जब हमारे चार्जिंग स्टेशन होंगे तो हमारी आम पब्लिक भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जाएगी। मैं इसी बात पे आ रहा था मुख्यमंत्री जी की होता क्या है कि ग्रीन से जुड़े हुए या कोई भी नई इनिशिएटिव से जुड़े हुए अनाउंसमेंट हो जाती हैं, लेकिन जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार हम देखते हैं कि लैकिंग रह जाता है। हालांकि ऐसा नहीं मैं कहूंगा, देश के आपका राज्य और बाकी भी राज्य काफी कोशिश कर रहे हैं उस तरफ, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने की वजह से लोग शायद उस डायरेक्शन में बढ़ नहीं पाते हैं। वही मैं आपको बता रहा हूं, जब हमने 6 कॉरिडोर बना दिए उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के टेंडर लगा दिए कि ये ग्रीन कॉरिडोर है। हर 25-30 किलोमीटर के बाद आपको ऐप के द्वारा चार्जिंग स्टेशन का पता लगेगा कि यहाँ हमारा चार्जिंग स्टेशन है। पहला काम है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ग्रीन में जाने से पहले, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जाने से पहले उसकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेन चीज़ है, उसको हमने डेवलप किया। इसलिए 6 कॉरिडोर किए। लास्ट बॉर्डर चाइना तक भी हमने उस कॉरिडोर को डिक्लेयर किया और वहाँ भी चार्जिंग स्टेशन देंगे। हर 20-25 किलोमीटर के बाद हमारा एक चार्जिंग स्टेशन होगा। और कितनी गाड़ियों के लिए होगा, फास्ट चार्जिंग वाली आएगी, हाइब्रिड चार्जिंग वाली आएगी, उसकी स्टडी की। तो 6 हमने ग्रीन कॉरिडोर हिंदुस्तान के पहले डिक्लेयर किए। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जिसने ग्रीन कॉरिडोर डिक्लेयर किया है रोड्स का। अब उसके बाद आता है कि उस कॉरिडोर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कितनी है, उसकी वायबिलिटी कैसे बनेगी। तो हमने कहा कि हमें पहले कमर्शियल व्हीकल्स को लेना चाहिए। कमर्शियल व्हीकल्स में क्या हुआ कि अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल बस खरीदनी है प्राइवेट में, तो 1 करोड़ की बस वो खर्च करेगा। वो 1 करोड़ खर्च करने की उसके पास इतना हिम्मत नहीं होगी। पैसा होगा, वो 10 बसेज चला रहा है, हमारे यहाँ प्राइवेट बसेज मिलती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होगी कि मैं 1 करोड़ रुपए की बस खरीदूं। तो हमने कहा कि जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है, प्राइवेट है, उसको हम उतनी सब्सिडी दे दें ताकि उसका जो वायबिलिटी है वो 4 साल में वो बस भी फ्री हो जाए। तो हमने उसको 50 लाख रुपया पर बस में, और या 50%, अगर 1 करोड़ 10 लाख की होगी तो हम तो उसमें हम 55 लाख देंगे, या 1 करोड़ 20 लाख की होगी तो 60 लाख का एक बस में हम सब्सिडी देंगे। पहली बात। फिर हमने बोला कि हमारे यहाँ सीमेंट इंडस्ट्रीज है, अदानी की है, अल्ट्राटेक की है, उन ट्रकों को भी हमने कन्वर्ट करना है ग्रीन में। तो अगर ट्रक 1 करोड़ का आएगा तो हम उसमें 50 लाख सब्सिडी देंगे। अब तीसरा पार्ट आ गया जो टैक्सीज चलती है। अब जो टैक्सी चलती है, अगर 20 लाख की टैक्सी एक गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा, उसको हमने कहा कि जितने की उसकी टैक्सी आएगी उसका 50% देंगे। अगर 20 लाख की टैक्सी खरीदता है तो हम उसको 10 लाख देंगे, 30 लाख की टैक्सी खरीदता है हम उसको 15 लाख देंगे। फिर हमने कहा कि इसको और कैसे पॉपुलर किया जाए, तो हमने 20,000 ई स्कूटी जो टॉपर होंगी, बच्चियाँ हमारी, बेटियाँ हमारी, उनको हम 25,000 रुपये का अनुदान देंगे। चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले को हम 50% की सब्सिडी देंगे, क्योंकि हम उनकी जो ये सब्सिडी दे रहे हैं इससे तो एक हम उन लोगों का जीवन स्तर भी सुधारना चाहते हैं। अभी 100 किलोमीटर में 4,000 रुपये का तेल डीजल लगता है बस में, और जब वो इलेक्ट्रिकल में जाएगा तो 400 रुपये का लगेगी, बिजली खर्च होगी कितने की, 400 की। तो 10 गुना पैसा उस ट्रक मालिक की जेब में गया, बस मालिक की जेब में गया, गाड़ी की जेब में गया। फिर उसके बाद हम ये सब हमारे युवाओं को जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं या टैक्सी चलाते हैं, उनके लिए है। ये स्कूटी हमारे उन बच्चों के लिए है। अब ग्रीन स्टेट कैसे बनना है, हम थर्मल पर नहीं जाना चाहते, तो हमने सोलर एनर्जी को एक माध्यम बनाया। हिमाचल प्रदेश के जितने भी युवा है 100 किलोवाट से लेकर 250 किलोवाट, 500 किलोवाट और 1 मेगावाट तक के 40% हम सब्सिडी देंगे। अब 1 मेगावाट प्रोजेक्ट जो है वो 5 करोड़ का लगता है, और उसके लिए हमारे 15 बीघे जगह की जरूरत होती है। तो 5 करोड़ में कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि मैं 5 करोड़ का अपनी जगह में लगाए। तो हमने उसको वाइबल बनाया। हमने बोला कि अगर आप 5 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाएंगे 1 मेगावाट का, तो हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे।
2 करोड़ के बाद उसका जो लोन एस्पेक्ट है वो 2.5 करोड़ होगा। तो 1 साल में 1 मेगावाट में हिमाचल सरकार का बिजली बोर्ड उससे बिजली खरीदेगा और 60 लाख रुपए की 1 मेगावाट में बिजली बनती है। फिर हमने उसको ब्रेकअप किया कि इस ब्रेकअप के हिसाब से हम चाहेंगे कि कई जगह जमीन कम है तो 4 बीघे है तो 230 किलोवाट में हम 250 किलोवाट में चलेंगे। तो 250 किलोवाट को हम देंगे, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगता है 40 लाख, तो 60 लाख। तो 250 किलोवाट वाले को 15 लाख रुपया साल का बनेगा। वो बेचारा 20,000 की नौकरी में 25 की धक्के क्यों खा रहा? उसके पास जगह है। और सबसे अच्छी बात हिमाचल प्रदेश में है, जो यहाँ रेज है, इंसुलेशन है, वो बहुत अच्छी है। जैसलमेर से भी नहीं है, ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए इसके लिए, मॉडरेट चाहिए, वो हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी है। तो हम 1000 मेगावाट के युवाओं को देना चाहते हैं और उसको हम सरकार खरीदेगी। तो इस योजना से वो एक तो डिपेंडेंट हो जाएगा और उसके घर में बैठे उसकी अपनी जगह में जहाँ कहीं फसल छोड़ दी है वो नीचे फसल भी उगा सकता है, ऊपर ये भी कर सकता है। इस दृष्टिकोण से हमने इस बजट में लाया। फिर चौथा सबसे बड़ा हम कि 2026 में हम कैसे बने ग्रीन हाइड्रोजन, ये नया कंसेप्ट है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन कैसे मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइजर्स की कीमत बहुत है, आज के डेट में वो बड़ा महंगा है। वो बाइबल कैसे होगा? अच्छा, जब आप पानी को और पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करेंगे तो उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है। अब उस एनर्जी में सोलर एनर्जी आ गई, दिन में तो सोलर एनर्जी मिल जाएगी, रात में क्या करेंगे? फिर वो वाइबिलिटी उस इलेक्ट्रोलाइजर्स की नहीं बनती है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला स्टेट है जहाँ ग्रीन हाइड्रोजन आप बहुत अच्छी तरीके से वाइबिलिटी से बना सकते हैं। यहाँ दिन में आपको सोलर मिलेगा और रात में आपको हाइड्रो मिलेगा। 24 घंटे में आप ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइजर की जो कीमत है वो भी कम पड़ेगी और जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रति किलो के हिसाब से कीमत है उस दृष्टिकोण से भी कम पड़ेगी। तो हम इस दृष्टि में नई इंडस्ट्री के रूप में आगे आ रहे हैं। जब हमारे पास सौर ऊर्जा के साधन है, जब हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 5 नदियां बहती है उनके साधन है, तो हम उस इंडस्ट्रीज की तरफ क्यों जाएं जहां पोल्यूशन है? हम डीकार्बोनाइजेशन की तरफ जाएं, हम कार्बन उत्सर्जन कम करें। हमने इस दृष्टि से इस बजट में ये चीज़ें रखी है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। हम 75,000 करोड़ के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, हम 11,000 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की देनदारी हैं। लेकिन एक ना एक दिन हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे युवा हैं उनको भी अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी नीतियां लानी पड़ेगी जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, ये अच्छा आपने 2 मुद्दे उठाए इस समय। एक तो आपने कहा कि अडानी जी का एक प्लांट है आपके यहाँ पे, अडानी जी का सीमेंट का प्लांट है, उसको लेके कुछ एक कंट्रोवर्सी चल रही थी और आपके जो नेता हैं पार्टी के, राहुल गांधी, वो लगातार मिस्टर अडानी पे निशाना साधे रहते हैं। तो ऐसे में बीजेपी का ये कहना होता है या ऑपोजिशन का ये कहना होता है आपके कि भाई एक तरफ आप उनसे व्यापार कर रहे हैं अडानी जी से और दूसरी तरफ उन पर निशाना साधते रहते हैं, ये कैसे बनी बात? नहीं, देखिए, हम तो अभी मुख्यमंत्री बने 4 दिन नहीं हुए थे कि अडानी जी ने होलसेल से ये सीमेंट प्लांट हिमाचल के खरीद लिए और 5वें दिन वहाँ ट्रकर्स की स्ट्राइक होगी, 65 दिन स्ट्राइक चली। फिर हमने कड़ा स्टैंड लिया। हमने अडानी जी को भी कहा कि अगर आप हिमाचल के ट्रकर्स को आप एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो सहन नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट भी हम देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी शर्तों पर सरकार को चलाएंगे और हिमाचल की जनता को हाँकने की कोशिश करेंगे। जब हमने स्टैंड लिया, फिर हमने जो ट्रकर्स को रेट सहमति बनानी थी उसमें भी किया, थोड़ा उनसे भी कम करवाया और आज वो ट्रकर्स के चल रहे हैं। तकरीबन 10,000 ट्रकर्स यहाँ हमारे चलते हैं, तो सहमति बनाकर हमने उसको ख़त्म किया। समस्या ये तो मेरे तो 5 दिन हुए थे, अभी 5वें दिन के बाद ही ये सारी समस्या आ गई। हमारा किसी से क्या विरोध है? हमारा विरोध तो नीतिगत है और हम नीतियों के साथ साथ फैसला भी करते हैं और लोगों को दृष्टिकोण को भी सामने रखकर आगे की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी, एक और बात आपने कही कि हिमाचल प्रदेश कर्जे में है, 75,000 करोड़ का कर्जा है। एक आपकी सरकार है और भी कांग्रेस सरकार है, मध्य प्रदेश में भी ये बात चल रही है, महाराष्ट्र में कर्मचारियों की डिमांड है, महाराष्ट्र में कर्मचारी स्ट्राइक पे भी गए इस बात को लेकर के, और गवर्नमेंट ने वहां पे, जो बीजेपी गवर्नमेंट, एक कमेटी बनाई ओपीएस को, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। लेकिन मुख्यमंत्री जी, अर्थशास्त्रियों का, बड़े अर्थशास्त्रियों का
मोंटेक सिंह अहलूवालिया टाइप के लोग जो कि कांग्रेस के राज में भी बड़े अर्थशास्त्री थे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, उन सबका कहना है कि ये ओपीएस जो है कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है अर्थव्यवस्थाओं के लिए। देखिए, स्टेट का क्या मतलब होता है, सॉवरन स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट का मतलब है कि आप वेलफेयर स्टेट हो। हम आर्थिक दृष्टिकोण रखेंगे तो हम व्यापारिक रूप से उसका फायदा और घाटा नापेंगे, पर हम जब आर्थिक रूप ना देके सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण देखेंगे तो हम चाहेंगे कि हम अपनी वेलफेयर स्टेट में अच्छे काम करें। ओपीएस घाटे और वादे को देखकर नहीं बनाया गया है। अर्थशास्त्री कुछ बोले, मैं अर्थशास्त्रियों की परिभाषा और डेफिनेशन पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं वेलफेयर स्टेट में, एक वेलफेयर सोवरेन स्टेट में काम कर रहा हूं। और अर्थशास्त्र की अर्थनीति को हम जब करेंगे तो अपने तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। 35 साल कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो भी विकास की गाथा होती है उसमें अपना योगदान देता है, क्योंकि वो रोज सुबह 10 बजे आएगा, 5 बजे जाएगा, कोई फाइल इधर से करेगा, एक व्यवस्था है ना, चल रही है। जब वो 60 साल की उम्र में रिटायर होकर जाएगा, हम उसको लमसम पैसा दे देंगे कि तुम हम जाओ, अपना काम खत्म हुआ, हम आपसे छुटकारा चाहते, ठीक है। अभी जब इकट्ठा पैसा मिलता है, इतना पैसा तो उस कर्मचारी को नहीं मिलता जैसे प्राइवेट में मिलता है, उतना पैसा नहीं मिलता है, तो वो कभी कोई घर खरीद लेगा, कभी गाड़ी खरीद लेगा और उसके पास कुछ नहीं रहेगा। और आज की जनरेशन्स में, भविष्य की जो जनरेशन है उसमें बच्चे अब घरों में नहीं रहते। ये चेंज है, समाज में चेंज है। अब जब बच्चे घरों में नहीं रहेंगे और बुजुर्ग के पैसे सारे खर्च हो जाएंगे, बाद में क्या होगा उनकी हालत। तो ये ओपीएस जो एक मानवीय दृष्टिकोण था, एक सामाजिक दृष्टिकोण था कि हम अपने जितने भी सरकारी कर्मचारी है जिन्होंने 30 साल हिमाचल प्रदेश के विकास की गाथा लिखी है, और हिंदुस्तान में भी जो भी सरकारी कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी, इन सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि 60 से 80 के बीच में आप इतनी योजनाएं देते हैं, सीनियर सिटीजन हो गया, ये हो गया, पर उनको अगर आप एक विश्वास देते हो कि आपको 60 साल के बाद एक अश्योर्ड इनकम मिलेगी, आपको 50,000 रुपया हर महीने मिलेगा, वो अपना जीवन यापन बड़े आराम से कर सकते हैं। इस सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण के कारण कि हमने अश्योर्ड इनकम देनी है, हमने ओपीएस लागू किया, और ओपीएस लागू करने के बाद हमने उसके खर्चे का भी प्रावधान कर दिया। और वेलफेयर स्टेट होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है। अगर 60 साल बाद कोई सरकारी कर्मचारी कहीं पैसे मांगते मिले तो आपके दिल में क्या बीतेगी। तो मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण से हमें ओपीएस पूरे हिंदुस्तान में दोबारा से लागू करनी चाहिए। अर्थशास्त्रियों की नीतियों के अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि हमें अर्थशास्त्र में और चीजों को भी देखना पड़ेगा। अर्थशास्त्र में सामाजिक दृष्टिकोण नहीं देखा जाता, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण देखा, आर्थिक दृष्टिकोण देखा जाता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण देखना होगा तो कोई और योजनाएं हैं। हम 75,000 के करोड़ के कर्ज में हैं। हम 11,000 करोड़ हमने सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों का 6th पे कमीशन का एरियर देना है। डीए घोषित कर गई पिछली सरकार, जिम्मेवारी हमारी है। हमने कहा है हम 4 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे, और 10 साल में, मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, आप तो टाइम्स नाउ के एडिटर है, याद रखना आप 10 साल में, कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रदेश हो। उस बारे में आपसे दोबारा इंटरव्यू करने आऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा। ये बताइए सुखू जी, लेकिन आपके विपक्ष का ये कहना है कि आप जो है बदले की भावनाओं से उनकी स्कीम्स को बंद कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई स्कीम बंद ही नहीं की। भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन में 19,000 खर्च कर रही है, हम उसमें आगे आ रहे। स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, कोई एसडीएम का कार्यालय खोलना, क्या उसके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती? क्या उसके लिए स्टाफ की जरूरत नहीं होती? स्टाफ की भर्ती करते। और ऐसी क्या समस्या आ गई कि आपने पहले 4.5 साल एक भी स्कूल नहीं खोला, और चुनावों से 6 महीने पहले 920 इंस्टीट्यूशन खोल दिए। दूसरा जो 75 साल का जो इंस्टीट्यूशन था उसको भी खराब कर दिया। अब स्कूल खोलने थे तो पहले टीचर भर्ती करने थे और उसके बाद उनको अपग्रेड करना था। हमने कहा कि नीड बेस्ड जो होगा वो हम स्कूल भी खोलेंगे, शिक्षा संस्थान भी खोलेंगे और चीज़ें भी खोलेंगे, लेकिन हम क्वालिटी एजुकेशन पर आगे जाएंगे। अब किस सिविल हॉस्पिटल कोई बाड़वाई के सहारे चलेगा?
स्कूल किसी पीएन के सहारे चलेगा तो स्कूल की क्वालिटी क्या होगी? नोटिफिकेशन कर दी, पीएन भर दिए और उसको बोल दिया, तो ऐसे नहीं। मतलब हम अगर इस काम में करने का हम सेवा भाव से आए। मैंने हमेशा कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। व्यवस्था को परिवर्तन कर रहा है। पुराने कानूनों ने, पुराने ढरों के साथ आज समाज के लोगों की सेवा नहीं की जा सकती। नई चुनौतियां, भविष्य में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अच्छी आने वाले समय में आपको हिमाचल प्रदेश में कुछ बदलाव नजर मिलेगा। सुखू जी, ये बताइए मुझे कि व्यवस्था परिवर्तन की बात तो बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल पार्टियों को पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के फॉर्म्स पर्पस से बनाया जाता है और पॉलिटिकल पार्टियों का वही लाइफलाइन भी होता है। तो ऑब्वियसली आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी 10 साल से मिस्टर मोदी का शासन है, बीजेपी का शासन है, ये चाहेगी कि उनकी सरकार बने, केंद्र में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि उनका एक्सपेंशन हो, बढ़े। लेकिन ऐसा हालात दिखते नहीं कि कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी सक्सेस, आपके हिमाचल प्रदेश में जीते आप लोग, लेकिन कोई बड़ी सक्सेस की तरफ बढ़ रही हो, ऐसा क्यों नहीं दिखता है? क्या कमी रह रही है आपकी पार्टी में? आप पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, ग्रास रूट वर्कर रहे हैं पार्टी के, और ग्रास रूट वर्कर से आप मुख्यमंत्री की चेयर पर बैठे हैं, जो कि इस देश में सबसे बड़ी कुर्सियों में से एक है। आपका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर? नहीं, देखिए, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज रहती है, डेमोक्रेसी का पार्ट है। कोई पावर में रहती है, कोई ऑपोजिशन में रहती है। बट ऑपोजिशन में इज्जत से रहना होता है ना सर, 50 MP ला करके इज्जत से रहना हो पाएगा इतनी बड़ी पार्टी के लिए? नहीं, एक समय बीजेपी को भी 2 MP पर पहुंचा दिया था। राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को राज्यसभा में भी नॉमिनेट किया था। मेरा ये मानना है कि ओपोजिशन में सरकार रहती है, विपक्ष रहता है। जिस भी तानाशाह ने या जिस भी सरकार ने विपक्ष को दबाने की कोशिश की, विपक्ष उभरता है। ये ठीक है कि आज वो सत्ता में है, कल और सत्ता में रहेंगे। लोकतंत्र मजबूत तभी रहता है जब विपक्ष रहता है। अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं रहेगा तो तानाशाही रहेगी। तो विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। संख्या बल पर मत जाइए। अगर हम संख्या बल पर जाएंगे, आज हमें 45 है, कल 50 होंगे, आगे 100 होंगे, लेकिन विपक्ष की एक भूमिका होती है, उस भूमिका का निर्वाह हम करते हैं। राहुल गांधी जी हमेशा बात उठाते हैं और इस बात के पीछे तथ्य है कि हम विपक्ष की भूमिका में हैं। हम विपक्ष की भूमिका में जनता की आवाज़ को आप लोगों तक पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम इस चीज़ को छोड़ कर चले कि हम चुनाव जीतना ही मुख्य विपक्षी पार्टी का काम है, तो ये गलत है। मुख्य विपक्षी का पार्टी का काम जनता की आवाज़, समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़, और जो चीज़ समझ में आती है उसकी आवाज़ को सदन पर भी उठाते हैं, पत्रकारिता के माध्यम से भी उठाते हैं, और जहाँ जरूरत होती है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो धरने भी करते हैं, रैलियां भी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। जीत हार लोकतंत्र का एक ही पैमाना है, कोई जीतता है, कोई हारता है, इसलिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आज हम विपक्ष में, आने वाले समय में हम काफ़ी साल सत्ता में रहे, इसमें क्या दो राय है। हमने कई परिवर्तन किए, आज वो सत्ता में। एक दिन जनता आकलन करेगी कि विपक्ष ने अच्छा काम किया कि सत्ता पक्ष ने अच्छा काम किया। आधार वोट का हिंदुस्तान की जनता उसके बाद बनाती है। थैंक यू चीफ मिनिस्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू टाइम्स नेटवर्क। और आपने बड़े मैच्योर शब्दों में इस इंटरव्यू को एंड किया है। आई होप कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलके जनता का भले के लिए काम कर सकें। थैंक यू। डेमोक्रेसी हमेशा जनता के भले के लिए होती है। थैंक यू।